बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, आज यह सोन क्लास क्लास 7th खत और सब्जेक्ट जो है वो है आवर एनवायरनमेंट और ये सोशल साइंस की बुक है। और इसका जो चैप्टर आवर चेंजिंग उसका जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ पोर्शन कंप्लीट किया है उसी को हम आगे आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी सी वेव्स क्या काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस जो पैराग्राफ है मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा और आप इसकी तरफ ध्यान रखें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सी जो है, सी वेव्स जो है ये कैसे काम करता है। जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं उसमें जो है सी वेव्स कैसे काम करती है। तो देखिए, द एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। अब सी वेव्स जो इरोजन करती है, यानी जो अपने साथ वो मिट्टी लाता है किसी जगह को, किसी जगह जब सी वेव्स जब किसी जगह पर पहुंचती है तो वो अपने साथ वहाँ की मिट्टी जो है वो अपने साथ बहा लेती है। एंड डिपोजिशन, और फिर ये मिट्टी जो है किसी और जगह पे डाल लेती है, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोस्टल लैंड फॉर्म्स जो है, यानी जो लैंड फॉर्म्स कोस्टल एरियाज में बनते हैं, तो ये इसी वजह से बनते हैं। ये जो सी वेव्स हैं इन्हीं की वजह से वो बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। सबसे पहले क्या होता है, सी वेव्स जो है ये कंटिन्यूसली जो है लगातार जो पत्थर होते हैं उनसे टकराती है। क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकेम लार्जर एंड वाइड। अब इन पत्थरों में, चूंकि पत्थर बहुत बड़े होते हैं, आपके जहन में जब पत्थर की बात आती है तो आप समझते हैं जो हम रोज़ देखते हैं हमारे घरों के बाहर जो पत्थर होते हैं, नहीं, बिल्कुल बहुत बड़े पत्थर होते हैं, एक मकान के जैसे भी बड़े होते हैं पत्थर। आपने अगर कहीं पे जब आप एक्सकर्शन जाते हो तो आप अमूमन जो रास्ते में चलते हैं, गुलमर्ग जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। या अगर कोई इंडिया गया होगा तो उसने रास्ते में देखा होगा कि पहाड़ों में कितने बड़े पत्थर होते हैं। तो ये जो सी वेव्स हैं ये उन पत्थरों से कंटिन्यूसली टकराती रहती है ये सी वेव्स। तो उसकी वजह से जब बहुत टाइम के बाद उन पत्थरों में क्रैक डेवलप हो जाते हैं और वो फाइनली जो है टूट जाते हैं वो पत्थर। और उनमें जो है वो क्रैक्स जो है वो बड़े बन जाते हैं, वाइडर बन जाते हैं। दस हालो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि आप देख पाते हो कि ये जो पत्थर हैं इनमें इनमें हॉलो शेप बन जाती है। यानी अगर पत्थर इतना बड़ा है तो इनके बीच में आप देखोगे कि इनके बीच में एक होल बन जाता है, तो वहाँ से फिर पानी निकलता है। दे आर कॉल्ड सी केव्स। अब ये जो होल्स बनते हैं पत्थरों में लहरों की वजह से, इनको हम सी केव्स कहते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। और जब ये बड़े और बड़े बन जाते हैं, क्योंकि पानी वहाँ से चला जाता है, पानी वहाँ से लगातार चलता रहता है, तो उस वजह से ये जो होल्स होते हैं ये बड़े होते जाते हैं। और एक टाइम आता है कि ये जो इनका रूफ ही रह जाता है, इन केव्स का जो वो रूफ ही रह जाता है, और इनको हम फिर कहते हैं सी आर्क्स। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और जब ज़्यादा इरोजन होता है तो फिर उसके बाद जो रूफ होता है इन पत्थरों का वो भी टूट जाता है, फिर इनके जो है सिर्फ वॉल्स रहते हैं जिन पर ये खड़ा होता है। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टॉक्स। अब ये जो इनके वॉल्स जब खड़े रहते हैं पानी में, आप देख सकते हो, चूँकि हम यहाँ पे नहीं देख पाते हैं किसी जगह पे, लेकिन
अगर आप समंदरी इलाकों में जाएँ तो वहाँ पे ज़रूर ये होंगे। तो ये जो फिर दीवारें रहती हैं, इनको हम स्टैक्स कहते हैं। That steep rocky coast rising almost vertically above sea level is called sea cliff. The steep or rocky coast rising. अब कोस्ट्स पे क्या होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, मतलब समंदर के किनारे जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्टीफ राइजिंग होती है। यानी आप देख सकते हो एक पहाड़ सा होता है, एक छोटा मोटा पहाड़, जो वो क्या होता है, वो समंदर की लेवल है उससे ऊपर होता है, समंदर की लेवल से ऊपर होता है, तो उसको हम कहते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर्स फॉर्मिंग बीच। अब सी वेव्स जो है वो अपने साथ पत्थर के टुकड़े लाता है, और उनको सी शोर पे फेंक देता है, तो फिर उनसे बीच बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाली फिगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक पत्थर है, उसके बीच में एक छोटा सा ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सी आर्क है, यानी छोटा सा सुराख हुआ है इस पत्थर में, तो इसको हम सी आर्क कहते हैं। तो फिर उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे ये बड़ा हो गया है, इसको हम सी केव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे सिर्फ दीवार रह गई है, इस साइड दीवार रह गई है, इस साइड दीवार रह गई है, तो ऊपर रूफ भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्टैक। अब तीनों चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है इस फिगर से क्लियर हो गई है कि किस तरह हमारे पास सी आर्क होता है, किस तरह सी केव होता है। सॉरी, पहले सी केव जो होता है वो छोटा सा सुराख होता है, फिर सी केव में क्या होता है, वो सुराख जो बड़ा होता है, तो उसको हम फिर सी केव कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे वो जो रूफ होता है पत्थर के ऊपर से, जो हम सी केव में देखते हैं, वो रूफ भी चला जाता है, और उसके बाद रहता है वहाँ पे सिर्फ जो दीवारें होती है, वो दीवारें जो रहती है उनको हम स्टैक्स कहते हैं। और इसी तरह हमने देखा फिर सी वेव्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, तो उनको फिर बीच जो किनारों पे छोड़ के आती है ये लहर। कोई भी समंदरी लहर हो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती है, पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनके, जिनको हम रेत भी कहते हैं कभी कभी, तो उनको फिर सी शोर पे छोड़ जाता है, किनारों पे छोड़ कर आती है लहर वापस, तो उनकी वजह से फिर बीचेस बनता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्क ऑफ आइस। अब यहाँ पे आइस क्या काम करता है, बर्फ क्या करता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। अब ग्लेशियर अगर आप देख पाओगे, ग्लेशियर जो हमने अपनी नेकेड आई से नहीं देखा है, लेकिन ग्लेशियर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। आप ये समझ लीजिए बर्फ़ का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, आप समझ लीजिए एक दरिया होता है, दरिया जितना पानी इसमें होता है इस ग्लेशियर में, बहुत बड़ा बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। तो ये जब चलता है तो अपने साथ ये क्या करता है, इट इट इरोड्स द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग। अगर आप देखोगे जब ये चलता है तो अपने साथ जो भी इसके एरिया में जो भी ज़मीन आती है, जो भी इसके एरिया में पत्थर आते हैं, वो उनको साथ लेकर, अगर आपने बिल्डोज़र देखा होगा, जब 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 हमारे यहाँ कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है तो आपने देखा होगा कि सड़कों पर जब बिल्डोज़र जो है बर्फ़ हटाता है,
तो आपने देखा होगा कि जो उसका वो आगे वाला हिस्सा होता है वो अपने साथ जो भी आगे बर्फ़ होता है वो अपने साथ उसको ले जाता है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि ये जो ये जो ग्लेशियर है, ये अपने साथ जो भी इसके एरिया में आता है, चाहे वो लैंड आती हो, चाहे वो पत्थर आते हो, ये उनको अपने साथ ले जाता है, उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो फिर ग्लेशियर्स carve out deep hollows there. अब यहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर होता है, आपने देखा होगा ग्लेशियर किसी लैंड पे होता है, तो ग्लेशियर जब अपनी जगह से चलता है तो वो अपने साथ वहाँ पे जो लैंड होती है उसको भी साथ में ले चलता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है वहाँ पे एक बहुत बड़े ये जो है खाली जगह रहती है, यानी जहाँ पे वो ज़मीन उठा कर ले जाता है ग्लेशियर, वहाँ पे वो गड़ा रहता है। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes. अब जब आइस मेल्ट हो जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से जब ये बर्फ़ जो है ये जब पिघलता है तो वो इन गड्ढों में भर जाता है। ये बड़े गड्ढे होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर, मैंने इससे पहले भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है। जब ये अपनी जगह से चला जाता है तो इसके साथ जो ज़मीन जकड़ी होती है ये उसको अपने साथ लेता है, और वहाँ क्या रह जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा रहता है। तो इस गड्ढे में जो है फिर जब ग्लेशियर पिघल जाता है उसका पानी इसमें रह जाता है, और इस वजह से वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेक बन जाता है। ये अक्सर उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स हो, क्योंकि ग्लेशियर माउंटेन्स में ही होता है। The material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. अब ये जो अपने साथ जो मटेरियल ले जाता है ये ग्लेशियर, चाहे वो पत्थर हो, बड़े पत्थर हो, छोटे पत्थर हो, या अपने साथ जो रेत या वो रेत हो, या सिलिट हो, जो भी चीज़ ये अपने साथ ले जाता है, ये उसको किसी जगह फिर डिपॉजिट करता है, और ये डिपॉजिट जो है ये फिर बनाता है ग्लेशियल मोरेन्स। नीचे अगर आप देखोगे, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस फिगर में देख सकते हो, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर की फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बर्फ़ है, और ये जब अपनी जगह से चला जाता है और ये अपने इस सारे एरिया को अपने साथ ले जाता है। तो उसके बाद है ऑलमोस्ट लास्ट वर्क ऑफ विंड। अब विंड किस तरह से जो है लैंड फॉर्म्स बनाता है। Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of the sand dunes. अब हम में से शायद कोई नहीं गया होगा, अगर गया भी होगा तो उसने, अगर कोई गया होगा तो उसने वहाँ पे देखा होगा ये सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या होता है, जब तेज़ हवाएं आती है तो एक जगह की रेत जो है वो हवा जो है उसको अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे डिपॉजिट करता है, और वहाँ पे जो है एक छोटा सा हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये सैंड ड्यून्स हैं। आपने देखा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह आप देख सकते हो कि किसी जगह पे ऊंचाई है, किसी जगह पे सैंड नीचे है, लेवल डिफरेंट है, और ये किस तरह होता है हम अभी जानेंगे। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. अब डेजर्ट में क्या होता है, पानी जो जो ये क्या कहेंगे हम, बारिश कम होती है और पानी भी कम होता है। इस वजह से वहाँ पे जो इरोजन और डिपोजिशन जो होता है वो अक्सर जो है हवा से होता है। जो विंड होती है, जो वहाँ तेज़ हवाएं चलती है, उस वजह से वहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन होती है। इन डेजर्ट्स
you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. डेजर्ट्स में अगर आप देखोगे कि रॉक्स जो होती है वो मशरूम टाइप की होती है। अगर आपने मशरूम देखा होगा कि मशरूम कैसा होता है, उस फिगर उस तरीके के पत्थर होते हैं कहाँ पे, डेजर्ट्स में, और उनको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. अब ये जो रॉक्स है, जो मशरूम रॉक्स जिनको हम कहते हैं, इनका वो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको इरोड करता है। ये जो विंड्स वहाँ पे आती है, नीचे वाला जो एरिया है उसको इरोड करती है ये विंड्स, और ऊपर वाला एरिया जो है इस मशरूम रॉक का वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, Therefore, such rocks have narrow base and wider top. इसी वजह से वहाँ पे जो ये रॉक्स होती है उनकी नैरो बेस होती है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो नैरो होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ब्रॉड होता है, वो वाइडर होता है। तो क्योंकि जो हवाएं आती है वो नीचे वाले हिस्से को अपने साथ ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, तो नीचे वाला हिस्सा नैरो होता जाता है, और इस वजह से इसकी शेप जो है, इस रॉक की शेप जो है वो मशरूम जैसा बनता है। और फिर क्या होता है, when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. These are called sand dunes. अब जब हवाएं आती है, अब जब विंड्स आप तेज हवाएं आती है, तो उससे क्या होता है, ये जो रेत अपने साथ ले जाता है, उसको जो है इसको किसी और जगह पे डिपॉजिट करता है। और उमूमन ये जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे एक छोटा सा हिल होता है, क्योंकि हवाएं सरफेस से थोड़ी ऊपर चलती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है ये अपनी रेत जो है डिपॉजिट करता है। ये विंड्स जो है अपनी उनके साथ जो रेत होती है ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, और उनको हम फिर सैंड ड्यून्स कहते हैं। और सैंड ड्यून्स आपने देखा हो फिगर 9.3 में, सॉरी 3.9 में ऊपर आपने जहाँ पे मैंने सर्कल ये बनाया है वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह जो है छोटे छोटे हिल्स जैसे बने हैं। इन सब को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें डेजर्ट में मिलती है। अगर कोई डेजर्ट रेगिस्तान की तरफ जाए या वहाँ की जो सैर की हो, तो उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो डेजर्ट्स में लोग रहते हैं इनका जो कल्चरल ड्रेस होता है वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको अक्सर इन हवाओं का सामना करना पड़ता है, इन हवाओं में चलना पड़ता है। तो इस वजह से उनके कपड़े भी ऐसे होते हैं कि उनकी जब हवाएं आती है तो वो अपने आप को इन कपड़ों से अपना मुंह और अपने कान बंद करते हैं। इसी वजह अगर आपने देखे होंगे अरबियन जो लोग हैं वो सर पे एक रुमाल सा रखते हैं। इसी तरह जो भी डिज़र्ट्स हैं वहाँ पे लगभग कल्चरली जो ड्रेस है वहाँ पे ये सब फैसिलिटी वो साथ ही में रखते हैं, क्योंकि उनको कभी भी ऐसी विंड्स का सामना करना पड़ता है। एंड दे प्रोटेक्ट their mouth, eyes, and ears by these types of dresses. So when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. अब जब अगर ये विंड्स जो है अपने साथ ऐसी रेत ले जाते हैं जो बिल्कुल हल्की और फाइन होती है, तो फिर ये हवा जो है ये उसको अपने साथ बहुत दूर ले जा सकती है। तो फिर ये किसी ऐसे एरिया पे इसको छोड़ देता है जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हो, और वहाँ पे ये डिपॉजिट करता है ये हवाएं इस रेत को।
तो वो जो वहाँ पे डिपॉजिशन होती है उसको हम लोइस कहते हैं। ऐसे लोइस जो है, ऐसे डिपॉजिट जो है, ये चाइना में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और हमने इसमें देखा कि किस तरह जो है सी वाटर या वेव्स कहिए, या इसी तरह फिर हमने देखा कि किस तरह जो है ग्लेशियर्स, और किस तरह जो है आयर is responsible for forming different लैंड फॉर्म्स, और इनका बिल्कुल अलग अलग अपना अपना तरीका होता है कि किस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह जो है लैंड रॉक्स या सैंड को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे एक नया लैंड फॉर्म बन जाता है। और ये एज कैरियर या यूँ कहे एज ट्रांसपोर्टर काम करता है, चाहे ये वाटर सी वेव्स हो, चाहे वाटर हो, या फिर सैंड हो, सॉरी, या फिर ग्लेशियर हो, या फिर ये क्या कहते हैं इसको, विंड हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो गई है। और अगर आपको किसी भी जगह पे जो है समझ नहीं आया होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या सीधे अपना जो है अपने क्वेश्चंस जो है अपने यूपीएस लर्न बुक जो हमारा स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अपना वीडियो डाल सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हो। तो हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद है, और अगर हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप व्हाट्सएप में वो भी कहिएगा, या इसी वीडियो के जो रिप्लाई में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है ख़त्म होगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चंस हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे। जब हम क्लास डिलीवर करते हैं, तो हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो इसमें मटेरियल है उसको हम इस चैप्टर में जो मटेरियल किताब पे दिया गया है उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। और बाकी जो होता है वो आपका जो है स्टूडेंट का रिस्पांस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि और भी भाई बहुत कुछ है क्वेश्चंस आपके जहन में पैदा हो गए होंगे। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर जो है वो उनको एक्सप्लेन करता है। दिस इज़ द वे वी गेट मोर and more educated, we get more and more literate about the things that we read, that we are supposed to learn in the school. So बिल्कुल शर्माना नहीं है। You have to be a student, competitive student in this 21st century, where everything is just locked. You are in the rooms, but you have to study. There is no alternative. You have to study, and you have to use internet, uh, because we don't know how much more time it will take to open our schools. But we hope, inshallah, schools will open uh, very soon, and we will be able to deliver face-to-face lectures. And it is very beneficial to be face-to-face, just because the taste of seeing a teacher and seeing the student and delivering the lecture is something different. Here I am delivering the lecture as if I am talking to nobody, but hope we can do justice with our teaching profession. Thank you. Thank you all. If you want to ask any question, just go in the comment section, or you can just simply make a video and put it on our UPS Lalbook page. Then I can see it. I can answer your questions in the next lecture. So thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.